मैं रोड पर खड़ी लड़की को खैरात देने लगा तो वो बोली, साहब जी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मैं अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपने साथ ले जाएं, जो कहेंगे मैं करूँगी। मेरी माँ बीमार है, चचा मुझे यहाँ खड़ा कर गए हैं, कहते हैं अपना जिस्म बेचकर पैसे कमा लो। उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने अपना पैसों से भरा हुआ बटुआ निकाला और उसे दे दिया और कहा, आज के बाद तुम यहाँ नजर न आना। कई साल बाद मुझे लाइलाज बीमारी हो गई। मेरी औलाद डर की वजह से मेरे करीब ना आती। डॉक्टर्स भी डर डर कर मेरे पास आते कि कहीं ये बीमारी उन्हें ना लग जाए। तब एक डॉक्टर लड़की ने मेरे हाथ चूमे और कुरान खोलकर रो रो कर अल्लाह से मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ मांगने लगी। मैं उस लड़की को गौर से देखने लगा। उसके आंसू कुरान पर गिर रहे थे। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब उस लड़की ने मेरा नाम हमाद है। मेरे गरीब माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे, मगर मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ। मैं हर वक्त अमीर बनने के लिए शॉर्टकट रास्ते ढूंढता रहता। इसी चक्कर में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की एक अमीर लड़की रिमशा, जिसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके साथ दोस्ती लगा ली। उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के करीब आने लगा। वो जैसा चाहती थी मैं हमेशा वैसे ही बनकर उसके सामने आता था। मैं भी खूबसूरत था, इसलिए जल्दी वो मेरी मोहब्बत के जाल में फंस गई और खुद ही मुझसे शादी के लिए कह दिया। वो मेरी जीत का दिन था। अब मेरे सारे ख्वाब पूरे होने वाले थे। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और मैंने उसका हाथ थामकर कहा, रिमशा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिमशा ने बताया, उसके अब्बू बहुत सख्त हैं, लेकिन वो भी झुकने वाले नहीं, अपनी जिद मनवाकर रहेगी। उसने मेरे लिए हर हद पार कर दी। कई दिन उसने घर में झगड़ा किया। उसके बाप ने कहा, एक मामूली गरीब सा लड़का, तुम होश में तो हो रिमशा। रिमशा ने कहा, बस मुझे हमाद से शादी करनी है, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। बिल आखिर बेटी की जिद के सामने उसका बाप झुक गया। शादी सादगी से हुई, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी शुरू हुई वो बिल्कुल सादा ना थी। शादी के बाद जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। बड़े बंगले में दाखिल होते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं वाकई कुछ बन गया हूँ। हर तरफ नौकर, गाड़ियाँ, महंगे सूट और एक ऐसा वकार जो कभी मेरे ख्वाबों में भी नहीं था। रिमशा हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहती, हर काम में मेरी राय ली जाती, हर फैसले में मेरी मौजूदगी जरूरी समझी जाती। शुरू के दिन बहुत खुशगवार गुजरे। मुझे बिजनेस की मीटिंग्स में ले जाया गया, फैक्ट्रियों के दौरे हुए, मुख्तलिफ क्लाइंट से तारुफ हुआ। रिमशा के वालिद कभी संजीदा नजरों से मुझे देखते थे, कभी खामोशी से सर हिला देते। मैं उनकी नजरों में वो मकाम हासिल करना चाहता था जो वो रिमशा के लिए रखते थे, लेकिन शायद वो जानते थे मैं वो नहीं जो दिखता हूँ। एक शाम अचानक रिमशा के वालिद की तबीयत खराब हो गई। हार्ट अटैक था। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच ना सके। सब कुछ जैसे पलक झपकते बदल गया। बंगले में खामोशी छा गई। रिमशा का चेहरा जर्द हो गया और मैं उलझ गया। मुझे दुख हुआ, हाँ, लेकिन इस दुख के साथ एक अजीब सा एहसास भी आया। अब ये सब कुछ मेरा है। कुछ ही दिनों बाद वकील ने मुझे बताया कि रिमशा के वालिद ने अपनी जिंदगी में सारी जायदाद, फैक्ट्रियां, बैंक अकाउंट्स और बिजनेस का मुकम्मल कंट्रोल मेरे नाम कर दिया है। रिमशा वाहिद वारिस थी और उसने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। आप ही सब कुछ संभालेंगे सर, वकील ने फाइल बंद करते हुए कहा। मैंने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। ये वही था जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, और अब मैं वो हमाद नहीं रहा था जो फीस के लिए नोट्स बेचता था। अब मैं एक मुकम्मल बिजनेसमैन था, वो भी कामयाब और बाअसर। मैंने रिमशा का शुक्रिया अदा किया, उसके सर पर हाथ रखा। वो सिर्फ इतना बोली, मुझे खुशी है कि अब्बू ने तुम्हें काबिल समझा, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। रिमशा ने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगा। मैं रोज फैक्ट्री जाता, फिर वापसी पर देर रात को घर आता। कभी बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग, कभी किसी 5 स्टार होटल में डिनर। रिमशा सवाल ना करती, शायद इसलिए कि वो मुझे मुकम्मल भरोसा दे चुकी थी। मेरे माँ बाप शहर के मशहूर अस्पताल में जेरे इलाज थे। मैं उनसे अक्सर मिलने जाता, लेकिन उनकी शायद उम्र पूरी हो गई थी। पहले अम्मा और फिर अब्बा दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उनके दिल और आंखों में एक तसल्ली थी कि उनका बेटा अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर चुका है जिसके ख्वाब अम्मा अब्बा ने देखे थे। उनके जाने के बाद जिंदगी कुछ दिन उदास रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता अपने डगर पर वापस लौट ही आई। एक रात में एक मशहूर बिजनेसमैन की पार्टी में गया। वहाँ माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। मौसीकी, मशरूबात और खूबसूरत चेहरों से सजा हर गोशा मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। एक आदमी मेरे करीब आया, बोला, हमाद साहब, अब आप हमारे क्लब के मेंबर हैं, कुछ खास पेश करना है आपके लिए।
मैंने नजरें फेरते हुए पूछा, क्या है? बस आइए खुद देख लीजिए। वो मुझे एक पोशीदा कमरे में ले गया जहाँ मौसीकी मध्यम थी लेकिन चेहरे रोशन। वहाँ एक मेज पर चंद लड़कियां बैठी थी, हंस रही थी। मशरूबात के जाम गर्दिश में थे। मेरे लिए खास सीट रखी गई। मैं वहीं बैठ गया। पहली बार मेरे हाथ में वो जाम आया जिसे मैंने हमेशा दूसरों के हाथ में देखा था। एक लड़की मेरे करीब आकर बोली, हमाद साहब, आप हमारे नए मेहमान हैं। मैंने हंसते हुए कहा, शायद अब मैं मुस्तकिल मेहमान बन जाऊं। वो हंसी और वो रात मेरे लिए एक नया दर खोल गई। अगले दिन फैक्ट्री में लेट पहुंचा। रिमशा ने पूछा, रात कहाँ थे? फोन क्यों बंद था? मैंने मोबाइल उठाकर दिखाया। बैटरी खत्म हो गई थी। पार्टनर के साथ देर तक मीटिंग थी। उसने यकीन कर लिया। वो हमेशा यकीन कर लेती थी। कुछ दिन बाद नगमा बीबी का तारुफ हुआ। वो एक बाअसर औरत थी, बिजनेस कम्युनिटी में मशहूर, लेकिन उसकी महफिलें अंदरूनी हलकों में ज्यादा मशहूर थी। एक पार्टी में उसने मेरा हाथ थामकर कहा, हमाद, तुम जैसे नौजवानों को कुछ खास दिखाने का दिल है। नगमा बीबी ने मेरे लिए दरवाजा खोला जिसके पीछे वो सब कुछ था जो कभी मैं सिर्फ फिल्मों या कहानियों में सुनता था। पहली बार जब मैं उसके साथ उसकी महफिल में गया तो हैरत से ज्यादा तजस्सुस था। वो जगह एक आम इमारत के पिछले हिस्से में वाक़या थी, लेकिन अंदर दाखिल होते ही माहौल बदल जाता। हल्की रोशनी, मध्यम मौसीकी और महंगे परफ्यूम की मिली जुली खुशबू। हमाद बेटा, यहाँ हर चीज खास है, बस चुनने की देर है। नगमा ने मुस्कुराकर कहा। मैं खामोशी से कमरे के अंदर देखता रहा। सामने सोफों पर मुख्तलिफ लड़कियां बैठी थी, हर एक अलग अंदाज, अलग लिबास, अलग बातचीत। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी। मैं नजरें चुरा गया, लेकिन नगमा ने मेरी पुश्त पर हाथ रखकर कहा, आज तुम नए हो, कल ये सब तुम्हारी मुंतजिर होंगी। पहली रात एक गुमराह कुन तजस्सुस ने मुझे थाम लिया। दौलत की वजह से मैं खास मेहमान था। मेरे लिए हर हद अबूर की जा सकती थी। नगमा बीबी ने एक लड़की को इशारा किया, जैनी, हमाद साहब को कंपनी दो। जैनी हंसते हुए मेरे करीब आकर बैठ गई। वो चमकती आंखों वाली लड़की थी। बोली, हमाद साहब पहली बार आए हैं? हाँ, और तुम भी खास लग रही हो। मैंने कुछ झिझकते हुए कहा। वो हंसकर बोली, यहाँ सब खास होते हैं, बस कुछ ज्यादा कुछ कम। उस रात के बाद मेरी वापसी का कोई सवाल नहीं था। अगले दिन और फिर अगले दिन मैं हर रात वहीं होता। हर बार नया चेहरा, नई बात, नई फिजा। मैंने बस एक असूल बनाया, दिल नहीं लगाना, बस सिर्फ वक्त गुजारना है। रिमशा को कुछ खबर ना थी। वो अब भी वही पुरानी रिमशा थी। हर सुबह मेरे लिए नाश्ता तैयार, हर रात मेरे इंतजार में आंखें बिछाई। मैं रोज नया बहाना बनाता। क्लाइंट्स के साथ था, बिजनेस ट्रिप था, देर हो गई। अक्सर वो कहती, हमाद, तुम अब बहुत बदल गए हो। पहले तुम छोटी छोटी बातें भी मुझसे शेयर करते थे, अब तुम बहुत दूर हो गए हो। जिंदगी बदल गई है रिमशा, सब कुछ बदल गया है। मैं जानता था जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए कोई चीज गलत या सही नहीं रही थी। बस मेरी ख्वाहिशात थी और उनकी तकमील। नगमा बीबी अब मेरे मामूल का हिस्सा बन चुकी थी। अक्सर वो खुद मुझे कॉल करती, हमाद, आज एक खास मेहमान आ रहा है, तुम जरूर आना। एक बार उसने मुझे एक पुरस्कार पार्टी में बुलाया जहाँ सिर्फ मखसूस लोग आ सकते थे। एक बंगले में शहर के मज़ाफ़ात में, जहाँ पहुँचते ही फोन बंद करना होता था और चेहरे पर नकाब पहनना लाजमी। वहाँ दाखिल होते ही एक नई दुनिया मेरा इस्तकबाल करती। कमरे नीम तारीख, दीवारों पर अजीब तस्वीरें और माहौल में पुरस्कार खामोशी। नगमा मेरे कान में बोली, ये वो जगह है जहाँ तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो बगैर किसी सवाल के। मैंने वहाँ कई ऐसे चेहरे देखे जो हम जिंदगी में बावकार और मुअज़्ज़िज़ माने जाते थे, लेकिन यहाँ यहाँ सब बराबर थे, सब बेनिकाब। मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं खुद हैरान होता, क्या मैं वही हमाद हूँ जिसने माँ बाप की उम्मीदों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी? लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता, ये सब मैंने खुद के लिए हासिल किया है, ये सब मेरा हक है। एक दिन जब मैं फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा था तो अकाउंटेंट आया और बोला, सर, आपके पर्सनल अकाउंट से 4 करोड़ निकल चुके हैं, सब कैश और डॉलर। मैंने फाइल ली, दस्तखत किए और कहा, मजीद जरूरत हो तो बताना, फिक्र मत करो, अब मैं सिर्फ खर्च कर रहा था वक्त, पैसा, खुद को। मेरी रातें नगमा के अड्डों पर गुजरती और दिन बिजनेस की मीटिंग्स में। कोई मुझे कुछ ना कहता क्योंकि मैं मालिक था और मालिक से सवाल नहीं किए जाते। उस रात नगमा बीबी ने खुद कॉल की थी, हमाद, आज कुछ खास है, तुम्हारे लिए नई चीज है, जैसे तुमने मांगा था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बगैर कुछ पूछे निकल पड़ा। अब ये मामूल बन चुका था, एक फोन कॉल, एक वादा, एक चेहरा। एक रात नगमा बीबी ने वक्त और जगह का पैगाम भेज दिया।
जगह शहर के बाहर एक वीरान चौराहा था, जहाँ से अक्सर वो लड़कियां गाड़ी में बिठाई जाती थी जिन्हें किसी के लिए तोहफा समझा जाता। मैं पहुंचा तो सड़क सुनसान थी। गाड़ी के हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक मकाम पर रोशनी में एक धुंधली सी शोभा नजर आई। मैंने ब्रेक मारी। गाड़ी रुकी तो देखा वो एक दुबली पतली छोटे कद की लड़की थी। साफ सुथरा लेकिन सादा लिबास, सरों पर सफेद स्टॉलर और नजरें झुकी हुई। मैंने दरवाजा खोला। बैठो। वो आहिस्तगी से आई और मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी में खामोशी थी। मैंने उसे एक नजर देखा। उसकी उम्र मुश्किल से 14 साल होगी। चेहरा मासूम, इतना खामोश जैसे जुबान उससे रूठ गई हो। हाथ उसकी गोद में जुड़े हुए थे, जैसे खुद से लिपटे हों। ये पहला लम्हा था जब मेरे अंदर कुछ हल्का सा टूटा। न जाने क्यों उसकी मौजूदगी मुझे वो सुकून न दे सकी जिसका मैं आदी हो चुका था। मैंने अपनी नजरें सड़क पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। गाड़ी सड़क पर खामोशी से चल रही थी, लेकिन अंदर जैसे एक जंग छिड़ी थी। वो लड़की पास बैठी थी, नजरें अब भी झुकी हुई थी। स्टॉलर से उसका चेहरा मुकम्मल नहीं छुपा था, लेकिन जितना नजर आ रहा था वही काफी था। मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आईना मेरे सामने रख दिया गया हो, जिसमें मैं अपनी नहीं किसी और की बर्बादी देख रहा था, और मैं ही उसी का हिस्सा था। मैंने गाड़ी एक सुनसान सी जगह पर रोक दी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो कांप रही थी। तुम्हें डर लग रहा है? मैंने आहिस्ता से पूछा। उसने गर्दन हिलाई, फिर कुछ लम्हों बाद बोली, साहब जी, मैं बस जल्दी से काम मुकम्मल करना चाहती हूँ। अम्मा का हाल बहुत बुरा है। मैंने गहरा सांस लिया। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं लिखा जो मैंने उन लड़कियों में देखा है जो खुद चलकर उन जगहों पर जाती हैं। तुम अलग हो। उसने मेरी बात पर सर झुका लिया, फिर अचानक जैसे बंध टूट गया। वो बोलने लगी, अब्बा मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही चल बसे थे। अम्मा ने ही पाला। काम करके दूसरों के घरों में बर्तन धोकर हम दोनों का गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन अम्मा ने कभी हार नहीं मानी। मैं खामोश सुनता रहा। वो बोलती गई, पिछले महीने अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, खांसी और फिर सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर ने कहा दवा महंगी है। हमने जमा पूंजी खत्म कर दी, रिश्तेदारों से मांगा, सबने इनकार किया। आखिर चचा के पास गई अम्मा की दवा के लिए। चचा ने क्या कहा? मैंने पूछा। दिल बोझल होने लगा। उन्होंने कहा अगर पैसे चाहिए तो एक काम करना होगा। मुझे एक औरत के पास ले गए। वो औरत नगमा बीबी थी। उसने कहा तुम एक जगह जाना होगा, वहाँ जो शख्स मिलेगा उसके साथ चली जाना, जितना वो दे ले लेना, फिर वापसी चली जाना। तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ सोचने की मोहलत भी नहीं ली। अम्मा की सांसें कमजोर पड़ रही थी। मेरी आंखों के सामने वो तड़प रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दिमाग में जैसे शोर था, हर वो रात, हर वो लम्हा जब मैं नगमा बीबी के अड्डे पर जाता था, सब एक साथ याद आ गया। लेकिन आज पहली बार उन रातों का मतलब बदल रहा था। तुम जानती हो, तुम्हारे चचा ने तुम्हें बेचा है। मैंने सख्ती से कहा। वो आहिस्ता से बोली, हाँ पता है, उन्होंने नगमा बीबी से पैसे लिए होंगे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी अम्मा की जिंदगी चाहिए। मैंने जेब से 40,000 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। ये पैसे लो और वापस जाओ, अपनी अम्मा का इलाज कराओ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, और तुम भी कभी दोबारा ऐसी जगह जाने का सोचना भी मत। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे ख्वाब खत्म नहीं हुए, बस तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वो रो पड़ी, इस बार जोर से। मैंने उसके आंसू साफ नहीं किए, न तसल्ली दी, बस दरवाजा खोला और कहा चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो आहिस्ता से उतरी और पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर खामोशी रही। जब उसका मोहल्ला आया तो मैंने गाड़ी रोकी। यहीं रहती हो जी, इस गली के आखिर में। जाओ और वादा करो कभी भी दोबारा ये फैसला नहीं करोगी। उसने हिचकियों के दरमियान सर हिलाया। वादा। वो उतरकर चलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे यकीन न आ रहा हो कि कोई मदद के लिए आया था। बगैर कुछ लिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आहिस्ता से आगे बढ़ा दी। उस रात मैं घर देर से नहीं पहुंचा। दरवाजा खोला। आज जल्दी आ गए। मैंने बस सर हिलाया। हाँ, बस थक गया था। वो मुझे देखती रही। शायद उसे महसूस हुआ हो कि कुछ बदल गया है। मैं सीधा अपने कमरे में गया और कई घंटे छत देखता रहा। न नगमा बीबी का फोन आया, न मैंने किसी से राब्ता किया। बस एक चेहरा बार बार सामने आता रहा, वो सादा सा खौफजदा चेहरा, वो सच जो मुझे तोड़ गया था। मुझे नहीं पता था एक लम्हा, एक वाकया इंसान को अंदर से बदल सकता है, लेकिन मैं खुद को वही शख्स महसूस नहीं कर रहा था जो कुछ दिन पहले तक अयाशी को कामयाबी समझता था। अगली सुबह जब मैं दफ्तर पहुंचा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी, मगर मेरी नजरें सामने स्लाइड पर नहीं, खिड़की से बाहर कहीं ठहरी हुई थी।
कोई बात कर रहा था, कोई हिसाब समझ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वो चेहरा घूम रहा था, वो छोटी सी लड़की, वो सादा लिबास, वो लरजती आवाज। हमाद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैनेजर ने सवाल किया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से कहा, नहीं, सब ठीक है, आप लोग आगे बढ़े। मैं पहली बार किसी मीटिंग में खामोश रहा था। दिन भर की मसरूफियात के बावजूद दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। शाम को घर वापस आया तो रिमशा किचन में थी। कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा। वो आटे में हाथ भरे कुछ गुनगुना रही थी, जैसे उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं। आज तुम बहुत पुरसुकून लग रही हो। मैंने कहा, पता नहीं लगता है, आज तुम कुछ बदले बदले हो। शायद हूँ, मैंने जवाब दिया और उसके साथ बैठकर खाना खाया। हफ्तों बाद वो कुछ बोली नहीं, बस हैरत से मुझे देखती रही। अगले दिन जब नगमा बीबी ने कॉल की तो मैंने फोन साइलेंट पर डाल दिया। 3 बार फोन आया लेकिन मैंने नहीं उठाया। रात को गाड़ी निकाली तो नगमा के अड्डे की तरफ रुख करते करते रुक गया, यू टर्न लिया और घर वापस आ गया। ये छोटा सा फैसला मेरे लिए नया था, लेकिन इसी में एक अजीब सी तस्कीन थी। आप आज फिर जल्दी आ गए? रिमशा ने हैरानी से पूछा। बस कहीं दिल नहीं था, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो बात खत्म करके चली गई, मगर मैं जानता था कि उसके दिल में सवाल उभरा है। मैं दिनों में कम बोलने लगा, रातों में कम जागने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नगमा के अड्डे से दूरी अख्तियार करने लगा। एक बार वो खुद मेरे दफ्तर आई। हमाद, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। हाँ, अब वही रहना भी नहीं चाहता, मैंने खुश्क लहजे में कहा। तुम इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। जानते हो, मैं चाहूँ तो सब कुछ छोड़ सकता हूँ और अब वही करने का वक्त है। नगमा के चेहरे पर पहली बार संजीदगी आई, लेकिन उसने कुछ ना कहा, उठकर चली गई। लेकिन उसकी आंखों में एक सर्द धमकी थी। मेरे दिल में इस जगह के लिए कराहत जन्म लेने लगी। अब वहां जाने का तस्वुर भी बोझ लगता था, जैसे मैं किसी गटर में दोबारा कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। रिमशा ने मेरी बदलती हालत पर सवाल नहीं किया, लेकिन उसने मेरा हर अंदाज पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन बोली, हमाद, कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? नहीं, बस थोड़ा उलझा हुआ हूँ। तो मैं सुन सकती हूँ, जैसे तुमने पहले सुनाया था। मैं चुप रहा, लेकिन मुझे ये खामोशी पहली बार काटने लगी। अब मैं अक्सर उसके साथ बैठता, खाना खाता, पुराने एल्बम्स निकालता या रात को लॉन में चहलकदमी करता। वो हैरत में डूबी रहती, कभी कभार पूछती, क्या सब ठीक है? नहीं, लेकिन अब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चल रहा था, लेकिन एक और चीज आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ हो रही थी, जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा था। थकन। वो अब मुस्तकिल हो चुकी थी। खांसी, कभी बुखार, कभी जिस्म में बेवजह दर्द। पहले सोचा मौसम की मार है, फिर सोचा काम की थकन, लेकिन जब ये मुसलसल होने लगा तो रिमशा ने कहा, चलो डॉक्टर के पास, बहुत काम है। फिर कभी, हमाद, सेहत पहले है। रिमशा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जानता था मैं ठीक नहीं था। एक दिन ऑफिस में चक्कर आ गया, सामने सब कुछ धुंधला हो गया। कुर्सी पर गिरने से पहले सिर्फ एक आवाज सुनी, सर, सर। हमाद, सर। होश आया तो अस्पताल में था। रिमशा मेरे पास बैठी थी और एक डॉक्टर रिपोर्ट देख रहा था। आपकी तबीयत कब से खराब है? डॉक्टर ने सवाल किया। कुछ दिनों से। मामूली सी बात है। मामूली बात होती तो बेहोश ना होते। हम मजीद टेस्ट करेंगे। रिमशा ने मेरा हाथ थामा। अब कुछ मत छुपाना। हमाद ने नजरें चुरा ली। दिल में खौफ था जो पहले कभी नहीं था। अगले दिन मजीद ब्लड टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा, हम कुछ इन्फेक्शन चेक कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। उस रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटे मैं सिर्फ छत को देखता रहा। बाहर बारिश हो रही थी और मेरे अंदर कुछ टूटने के करीब था। वो सब रातें, वो सब गलतियां, सब याद आ रहे थे। रिमशा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खामोश सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन एक बात वाजे हो गई थी, मैं चाहे जितना भी बदल जाऊं, माजी अपनी कीमत जरूर लेता है। और शायद वो वक्त आ चुका था। अस्पताल का कमरा पुरसकून था, लेकिन कमरे के अंदर एक ऐसा शोर था जो सिर्फ सुनाई दे रहा था। दीवार पर चलती घड़ी की सुइयां जैसे मेरी जिंदगी गिन रही थी। डॉक्टर अंदर आया, हाथ में एक फाइल थी, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी। हमाद साहब, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी आवाज में वो नरमी थी जो अक्सर बुरी खबर से पहले सुनाई देती है। मैंने सीधे होकर बैठने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। क्या मसला है? मैंने मामूली से लहजे में पूछा। डॉक्टर ने कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठते हुए कहा, हमें अफसोस है, मगर आपको HIV पॉजिटिव है और ये बीमारी अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। लफ्जों का बोझ मेरे सीने पर ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ आकर बैठ गया हो। मैंने पलकें झपकी जैसे सुनने में कोई गलती हो गई हो। क्या आपको यकीन है? मेरी आवाज खुद मेरे कानों में अजनबी लग रही थी। हमने तमाम टेस्ट कंफर्म किए हैं। आपके जिस्म का मुदाफती निजाम तकरीबन खत्म हो चुका है। आपकी कुव्वत मदाफियत इतनी कम हो चुकी है कि किसी भी इंफेक्शन से खतरा बढ़ सकता है।
मैं खामोश हो गया। आंखें छत की तरफ उठी जहाँ बस एक सफेद खालीपन था। जहन में एक एक चेहरा आने लगा। रिमशा, मेरे वालिदैन और वो मासूम बच्ची, और नगमा बीबी के वो दर्जनों चेहरे जो धुंधले पड़ चुके थे। कितना वक्त है मेरे पास? डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा। ये बताना मुश्किल है। हो सकता है आप कुछ हफ्ते जी लें, हो सकता है 1 महीना, लेकिन बेहतरी की उम्मीद कम है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। डॉक्टर चला गया और मैं बिस्तर पर लेट गया। सांस लेते हुए महसूस हो रहा था कि हवा भी अपना बोझ दिखा रही हो। अगली सुबह रिमशा को उम्रे के लिए जाना था। मैंने उसे नहीं बताया। उसने बैग पैक किया, कमर पर चादर डाली और मेरी तरफ आकर बोली, हम्माद, दुआ करना अल्लाह मुझे अपने करीब बुलाए। मैं दुआ करूंगा, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। तुम अपना ख्याल रखना। उसने मेरा माथा चूमा और रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद जैसे कमरे में अंधेरा छा गया। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, कभी आंखें बंद करता, कभी खोलता, कभी सोचता, कभी सिर्फ खाली देखता। कुछ देर बाद अस्पताल के पर्दे हटे। एक नर्स अंदर दाखिल हुई। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैंने नजर मोड़ ली। अब किसी से बात करने का दिल नहीं था। वो ब्लड प्रेशर चेक करती रही, कुछ लिखती रही और फिर खामोशी से बाहर चली गई। दिन गुजरते गए, लेकिन मेरे लिए वक्त अब एक बेमायने सी गिनती बन चुका था। खाना आता, मैं आधा छोड़ देता। दवाएं रखी जाती, मैं हाथ भी ना लगाता। एक दिन मैंने अपना मोबाइल खोला। नगमा बीबी का पुराना मैसेज अब भी अनरीड पड़ा था। लौट आओ हमाद, तुम्हारे लिए सब वैसा ही है। मैंने मैसेज डिलीट कर दिया और मोबाइल ऑफ कर दिया। एक दिन शाम को मैंने अलमारी में रखी अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले सफे पर लिखा था, मेरी कामयाबी मेरे वालिदैन की खुशी होगी। मैं हंस दिया, एक थकी हुई टूटी हुई हंसी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे कई दिन गुजर चुके थे। रिमशा मक्के में थी और मैं वक्त के साथ साथ कमजोर होता जा रहा था। हर रोज एक जैसा था, वही सफेद छत, वही दवा की खुशबू और वही खामोशी जिसमें अब मौत की आहट सुनाई देने लगी थी। डॉक्टर दिन में 2 बार आते, रिपोर्ट्स देखते, खामोश होकर सर हिलाते और चले जाते। एक नर्स बाकायदगी से आती थी, सुबह भी शाम भी। उसकी मौजूदगी में कोई दिखावा नहीं था। वो खामोशी से आती, दवा देती, ब्लड प्रेशर चेक करती और कभी कभार पानी का गिलास थमा देती। एक शाम जब मैं बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा था, मुझे किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। कदमों की चाप जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मेरे दिल तक आ रही थी। आंखें खोली तो वही नर्स सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार चेहरा वाज़ेह था। मैंने गौर से देखा। एक लम्हा लगा पहचानने में, फिर दिल जैसे रुक गया। तुम वही हो ना? मेरी आवाज कांप गई। वो होले से मुस्कुराई, सर हिलाया। जी मैं वही हूँ। मैं सीधा होकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदन में सकत नहीं थी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें इस हाल में यहाँ नहीं देखा था और मैंने आपको इस हाल में देखने की कभी दुआ नहीं की थी। उसने कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? जिस दिन आपने मुझे पैसे देकर बचाया था, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। एक इदारा हमें वहाँ से ले गया, पढ़ाया, तरबियत दी। मैंने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल किया। अब उसी इदारे की मदद से इस अस्पताल में काम कर रही हूँ। मेरे दिल की हालत अजीब थी। आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी, लेकिन दिल जैसे सुकून से भर गया था। और तुम रोज आती हो, हर रोज सुबह से शाम तक, हर दिन आपके लिए दुआ करती हूँ। क्यों? मैंने आहिस्ता से पूछा। क्योंकि आपने मेरे लिए वो किया जो अपना भी नहीं करता। एक वक्त था कि मैं टूट चुकी थी, लेकिन आपने मुझे गिरने नहीं दिया। अब अल्लाह से दुआ है कि वो आपको गिरने ना दे। मेरी सांसें भारी हो रही थी। अब वक्त कम है मेरे पास। ये कौन कहता है, डॉक्टर या आपका ज़मीर? शायद दोनों। मैंने कहा। वो बोली, मुझे यकीन है अल्लाह मुआवजा करेगा। अगर उसने मुझे बचाया तो वो आपको भी बचा सकता है। उसकी आंखों में वो यकीन था। वो मेरे अंदर कुछ हिला रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे जैसी लड़की, तुम जैसी बेटी अल्लाह हर किसी को अता करे। मैं तो आपकी दुआ का नतीजा हूँ और अब मेरी दुआ है कि आप फिर से जिंदगी की तरफ लौट आएं। अगले चंद दिन वो मुसलसल मेरे साथ रही। मेरी दवाइयाँ, रिपोर्ट्स, यहाँ तक के डॉक्टर से भी मेरी बात वही करवाती। वो कभी जबरदस्ती खाना खिलाती, कभी कुरान की आयत पढ़कर मेरे सराहने रखती। एक दिन सुबह जब मैं आंख खोल रहा था तो डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो पहले दिन थी। रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी। हमाद साहब, आपकी ताज़ा रिपोर्ट पहले से बेहतर है। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। हम हैरान हैं। इस मरीज की कुव्वत मुताफिक तकरीबन खत्म हो चुकी थी, अब वो बेहतर हो रही है। ये कोई नॉर्मल प्रोग्रेस नहीं है, शायद कोई मौजा है। नर्स जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी, अब मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर चला गया। मैंने उसे देखा और कहा, ये सब तुम्हारी दुआ का नतीजा है। करने वाला अल्लाह है, मैं तो बस वसीला बनी हूँ। मैंने आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। जिंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी वापस आ रही थी। जिस्म हल्का महसूस हुआ, दिल जैसे धड़कने लगा हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पहली बार पूछा। माहीन।
उसने आहिस्ता से कहा, माहिन, अगर तुम न होती शायद मैं भी न होता। उसने हंसकर कहा, आप होते, बस दुआ थोड़ी देर से पहुंचती। रिमशा अब भी उम्र पर थी, उसकी वापसी के दिन करीब थे। मैंने फैसला किया था कि वो आए तो मैं सच बताऊंगा सब कुछ, लेकिन आज आज पहली बार लगा था कि शायद मैं जिंदा रह जाऊंगा। सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि बदल कर, संवर कर। ये तब्दीली किसी की दवा ने नहीं, किसी की दुआ ने दी थी। माहीन की, एक मासूम बेटी की, जिसे मैंने कभी माजी में गुनाह से बचाया था। सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से छन छन कर अंदर आ रही थी। मैं बिस्तर पर नीम दराज लेटा था और बाहर चहचहाती चिड़ियों की आवाज सुन रहा था। काफी दिनों बाद लगा कि यह आवाज सिर्फ आवाज नहीं बल्कि जिंदगी की एक नई गवाही है। नर्स माहीन, जो हर सुबह मुझे दवा देती थी, हस्बे मामूल वक्त पर आई। हाथ में फाइल थी और चेहरे पर वही संजीदगी जिसमें अब एक नरम रोशनी शामिल हो चुकी थी। हमाद साहब, आज डॉक्टर खुद आपसे बात करेंगे, उसने धीरे से कहा। मैंने गर्दन हिलाकर उसे देखा। क्या रिपोर्ट आ गई है? जी, आज सुबह के चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला और डॉक्टर दाखिल हुआ। हाथ में रिपोर्ट, चेहरे पर हैरत और एक अजीब उलझन। हमाद साहब, आपकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमारे अंदाजों से बहुत मुख्तलिफ आई है। मैं खामोश रहा। कुछ लम्हों के लिए कमरे में सिर्फ मॉनिटर की पीप पीप सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने कुर्सी खींची और रिपोर्ट मेज पर रखते हुए बोला, एड्स के जिस मरहले पर आप थे वहाँ से बेहतरी आना वो भी इस रफ्तार से तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आवाज पहले की निस्बत बहुत ज्यादा मजबूत लग रही थी। हमें मानना पड़ेगा कि आपकी कुव्वत मदाफत में वाज़ेह बेहतरी आई है। वायरस की शिद्दत कम हुई है और आपका जिस्म दोबारा खुद को बहाल कर रहा है। माइन एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे वो जानती हो कि डॉक्टर क्या कहने वाला है। डॉक्टर ने फिर कहा, साइंसी तौर पर इसका कोई फौरी जवाब हमारे पास नहीं। इस रफ्तार से सेहतयाबी सिर्फ मुआवजा कही जा सकती है। मैंने नजरें माहिन की तरफ घुमाई, जो अब भी खामोशी से 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं समझ गया, ये वही दुआ थी जिसने मुझे अंधेरे से वापस खींचा था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स मेज पर रखकर कहा, अगर ये बेहतरी इसी तरह जारी रही तो हम चंद हफ्तों में मजीद मिस्बत नताइज की उम्मीद रख सकते हैं। डॉक्टर चला गया। कमरे में अब सिर्फ मैं और माहीन थे। ये तुम्हारी दुआ थी ना? मैंने आहिस्ता से कहा, अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन मैंने दिन रात आपके लिए दुआ मांगी थी। हमाद साहब, उसने जवाब दिया, तुम्हें उस दिन कैसे यकीन था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, जैसे मुझे उस दिन यकीन था कि आप मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। वही यकीन मैं अल्लाह से भी लाई। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन आंसुओं के साथ पहली बार दिल में शुक्र था, खौफ नहीं। 2 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट्स हुई और उनमें भी बेहतरी थी। डॉक्टर ने दवा की शिद्दत कम कर दी और मुझे कमरे के बाहर चहलकदमी की इजाजत दे दी। पहली बार जब मैं व्हील चेयर की बजाय अपने कदमों पर चला, माहीन मेरे साथ थी। ये अस्पताल की राहदारी बहुत छोटी लगती है ना? मैंने कहा, जब इंसान दोबारा जीना सीख ले तो सब छोटा लगने लगता है। उसने जवाब दिया। हम दोनों खामोश चलते रहे। हर कदम मेरे लिए एक नई जिंदगी का ऐलान था। रिमशा वापस आ चुकी थी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब वक्त आ गया था। वो अस्पताल आई तो मैं कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तुम बेहतर लग रहे हो, वो बोली, आंखों में आंसू लिए। मैं बेहतर हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अब मेरे पास झूठ नहीं। क्या मतलब? मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। मेरी जिंदगी में वो कुछ था जो तुम्हें कभी पता नहीं चला और ना ही तुमने जानने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, सब कुछ। उसने कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठते हुए कहा, बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। उसने उसे सब कुछ बताया, नगमा बीबी, अयाशी बीमारी और फिर माहीन की कहानी। वो खामोशी से सुनती रही, न एक लफ्ज बोली, न एक आंसू साफ किया। आखिर में बस इतना कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं कौन हूँ कुछ कहने वाली। मैंने उसके कदमों में सर झुका दिया। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी वापस ना आता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तुम्हें खुद को भी साथ रखना होगा। हम दोनों बाहर लॉन में आ गए। सूरज गरूब हो रहा था और रोशनी की आखिरी लकीरें जैसे हमारी जिंदगी के तारीक पहलुओं को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। कुछ देर बाद माहीन भी आई। रिमशा ने उसे गले लगाया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ बेटी, माहीन ने सर झुकाकर कहा। ये सब आपके शोर की पहली नेकी का सिला था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, नेकी कभी जाया नहीं जाती और गुनाह कभी छुपते नहीं, लेकिन अगर नीयत बदल जाए तो जिंदगी भी बदल सकती है। मैं अब भी बीमार था, लेकिन उम्मीद मेरे साथ थी, और ये उम्मीद किसी दवा से नहीं, एक दुआ से आई थी। एक मासूम, बेबस और अब मजबूत लड़की की दुआ, जो मेरी बेटी जैसी बन चुकी थी। और शायद यही मेरा असल करिश्मा था।
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर लौटते वक्त गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं खामोश रहा। रिमशा मेरे बराबर बैठी थी। ड्राइवर कभी कभार आईने से हमारी तरफ देख लेता। शायद वो भी हैरान था कि वो वही हमाद जो हमेशा फोन में मसरूफ होता था आज बिल्कुल खामोश है। रास्ते में मैंने रिमशा की तरफ देखा। मैं सोच रहा हूँ माहीन और उसकी माँ को हमारे साथ रहना चाहिए। रिमशा ने फौरन सर हिलाया। मैं भी यही चाह रही थी। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर गई। उसकी माँ अभी भी किराए के मकान में है और वो बीमार भी है। मेरे ख्याल में उन्हें यहाँ होना चाहिए हमारे साथ महफूज और बाइज्जत। घर पहुंचकर मैंने फौरन माहीन को फोन किया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी हमाद साहब। नहीं, अब सिर्फ हमाद कहो। और सुनो, अगर बुरा ना लगे तो मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारी अम्मा हमारे साथ आकर रहो। कुछ लम्हे वो खामोश रही। ये कैसे हो सकता है? जैसे तुमने मुझे जिंदगी दी वैसे ही मैं अब तुम्हें एक महफूज जिंदगी देना चाहता हूँ, तुम्हें और तुम्हारी माँ को। अगले दिन वो अपनी माँ के साथ हमारे बंगले पर आई। दरवाजा रिमशा ने खुद खोला। माहीन की माँ ज़ईफ सी औरत थी लेकिन आंखों में शुक्रगुजारी थी। रिमशा ने उन दोनों को अंदर बुलाया और कहा, ये अब आपका भी घर है। मैंने माहीन को बैठने का इशारा दिया। मैं तुम्हें बेटी का दर्जा देना चाहता हूँ। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं, लेकिन अगर होती तो मैं चाहता कि वो तुम जैसी हो। माहीन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। साहब, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये एहसान नहीं, ये मेरा कर्ज है जो मैं अब उतार रहा हूँ। रिमशा ने घर का एक हिस्सा उनके लिए मखसूस कर दिया। माहीन अब मेरे साथ बिजनेस के छोटे कामों में भी हाथ बटाने लगी। वो तेजी से सीखती और हर चीज को जिम्मेदारी से संभालती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने कभी सोचा था कि तुम इस जगह तक पहुंचोगी? नहीं, लेकिन आपने जो भरोसा किया उसने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। रिमशा अब अक्सर मुस्कुराती नजर आती। वो माहीन को साथ लेकर मार्केट जाती, किचन में उससे मशवरा करती और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी लगती। मैं उन दोनों को देखकर सोचता, शायद अल्लाह ने मेरे खाली दिल को इन दो रिश्तों से भर दिया था। मैंने फैक्ट्री में एक नया शोबा खोला। इसमें वो लड़कियां काम करती थी जिन्हें जिंदगी ने धुतकारा था। उनकी तरबियत होती, हुनर सिखाए जाते और इज्जत से जीने का तरीका दिया जाता। माहीन ने वहाँ बतौर कोऑर्डिनेटर काम शुरू किया। पहली मीटिंग में वो लड़कियों के सामने बोली, मैं भी कभी ऐसे ही हालात में थी लेकिन किसी ने मुझे गिरने से बचाया। अब मेरी बारी है। उस दिन के बाद हर लड़की की आंखों में एक नया अज़म नजर आने लगा। रिमशा एक दिन मेरे पास आई, मेरे सामने बैठकर बोली, मैंने आज खुद को बहुत मुकम्मल महसूस किया। तुमने जो कुछ किया वो एक नई जिंदगी की बुनियाद है। कभी कभी नेकी करने का मौका बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सब बदल जाता है। अब तुम बदल चुके हो हमाद। मैंने उसके हाथ पकड़े। हाँ, और इस बदलाव की वजह तुम हो और वो बच्ची जिसकी दुआ मुझे वापस लाई। रात को जब सब सो चुके थे मैं छत पर गया। आसमान साफ था, सितारे जगमगा रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे मौका दिया। मेरी दुआएं अब उनके लिए हैं जिन्हें कोई दुआ देने वाला नहीं। अब मैं रोज सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता, घर के लॉन में बैठकर परिंदों को दाना डालता और फिर दफ्तर जाता। शाम को रिमशा, माहीन और उसकी माँ के साथ मिलकर खाना खाता। जिंदगी अब तवाज़न में थी। माहीन के कहने पर मैंने एक नए फलाही ट्रस्ट की बुनियाद रखी। मकसद था उन लड़कियों को नई जिंदगी देना जिन्हें सिर्फ दुनिया गुनाह की नजर से देखती है। हर महीने की पहली तारीख को मैं खुद उन लड़कियों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता और बताता, ये दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है लेकिन तुम खुद को मत ठुकराना। माहीन अक्सर कहती, अबू कभी कभी एक वक्त का फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता, और कभी किसी का आंसू पूरी रूह को धो देता है। ये मेरा नया सफर था, सच के साथ, मोहब्बत के साथ और उन रिश्तों के साथ जो किसी खून से नहीं किसी नीयत से बनते हैं। सुबह का वक्त था। मैं फाउंडेशन के दफ्तर में बैठा अपनी कुर्सी पर झूले ले रहा था। मेज पर फाइलों का ढेर था, लेकिन नजर खिड़की से बाहर लॉन में खेलती बच्चियों पर थी जो अब इस इदारे का हिस्सा थी। उनमें कई चेहरे वो थे जो चंद महीने पहले सड़कों पर ठोकरें खा रही थी। अब उनकी आंखों में खौफ नहीं, ख्वाब थे। मैंने हाथ बढ़ाकर कॉल बेल बजाई। चंद लम्हों बाद माहीन अंदर आई, सर पर दुपट्टा, हाथ में टैबलेट, चेहरे पर एतमाद। आज नए अपॉइंटमेंट्स हैं। 3 बच्चियां लाहौर से आई हैं। क्या कहानी है उनकी। 2 बहनें हैं यतीम। तीसरी लड़की को उसके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया। सबको दाखिल करवा दिया है। अच्छा किया। और डॉक्टर नाइला से बात हो गई है? जी, वो शाम को विजिट पर आएंगी। मैंने फाइल उठाई, दस्तखत किए और उसे थमा दी।
इन सबको साफ कपड़े दे देना, खाने का बंदोबस्त और इब्तदाई चेकअप भी। माहिन ने सर हिलाया और बाहर निकल गई। ये फाउंडेशन जिसका नाम हमने अमानत रखा था, अब शहर भर में पहचानी जा रही थी। मीडिया अक्सर रिपोर्ट करता और कभी कभार सहाफियों की टीम आकर इंटरव्यू लेने की फरमाइश भी करती, लेकिन मेरा असूल था कैमरों से नहीं, किरदार से पहचाना जाए। एक दिन टीवी चैनल से कॉल आई, हम चाहते हैं आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपनी कहानी सुनाएं। मैंने कहा मेरी कहानी सुनाने के काबिल नहीं, लेकिन जो सबक मैंने सीखा वो शायद सुनाना चाहिए। अगले हफ्ते में लाइव शो में बैठा था। मेजबान ने तारुफ कराया और सवाल किया, हमाद साहब आपके अंदर ये तब्दीली कैसे आई? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, एक दुआ ने सब बदल दिया, और दुआ भी किसी ऐसी की जो मेरे हाथों बर्बाद हो सकती थी, मगर मैं वक्त पर रुक गया। क्या आप समझते हैं कि नेकी की कोई कीमत होती है? नेकी की कीमत नहीं, असर होता है। एक दिन मैंने एक छोटी सी नेकी की थी और इसी नेकी ने मुझे मौत से वापस खींच लिया। मैंने कैमरे की तरफ देखा, फिर कहा, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। गलत रास्ते की चमक ज्यादा देर नहीं रहती, लेकिन एक सच्चा अमल, एक खालिस नीयत जिंदगी बदल सकती है। सोचो, तुम्हारी एक नेकी किसी की दुआ बन सकती है और वो दुआ तुम्हें नई जिंदगी दे सकती है। प्रोग्राम के बाद कई कॉल्स आई, नौजवानों की, बुजुर्गों की, हत्ता कि कुछ लड़कियों की, जिन्होंने कहा हमें भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। शुक्र है आपने बना दिया। माहीन अब फाउंडेशन का मुस्तकिल चेहरा बन चुकी थी। वो अब दूसरों को भी तरबियत देती, वर्कशॉप्स करवाती और लड़कियों को हुनर सिखाती। मैं अक्सर उसे काम करते हुए देखता तो दिल में अजीब सी तसल्ली होती, जैसे अब सब कुछ अपनी जगह पर है। रिमशा ने घर में कुरान क्लास का आगाज किया। हर हफ्ते मोहल्ले की औरतें आती, तिलावत सुनती और दुआ करती। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम्हारी तब्दीली ने मेरे ईमान को मजबूत किया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारी खामोशी ने मेरी निदामत को बर्दाश्त किया। एक दिन फाउंडेशन में पुलिस की एक टीम आई। एक एसएचओ मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। बोला, हमाद साहब, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। हमने उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बाजियाब करवाया है। मैं खड़ा हो गया। ले आए। वो लड़की अंदर आई, छोटे कद की, आंखों में खौफ। मैंने नरमी से पूछा, नाम है तुम्हारा? आयशा। उसने धीमी आवाज में कहा, आप तो महफूज हो, ये तुम्हारा घर है। पुलिस चली गई और हमने आयशा को रिहाइश दी, नए कपड़े दिए और माहीन उसके पास बैठ गई। माहीन ने मुझसे कहा, अब्बू, हर दिन एक नई आयशा आती है, शायद अल्लाह ने आपको इसीलिए बचाया था। मैंने इस बात में सर हिलाया, और शायद मुझे इसीलिए गुनाह में डिबोए रखा, ताकि जब मैं लौटूं तो इन सबको संभाल सकूं। मेरी तबीयत अब भी मुकम्मल बहाल नहीं थी। डॉक्टर्स कहते थे, हमाद साहब, आपका जिस्म एड्स को कवर करने के लिए मुसलसल लड़ रहा है, लेकिन आपका अज़म हमें हैरान कर रहा है। मैं अक्सर जवाब देता, ये मेरा नहीं, उन दुआओं का नतीजा है जो मेरे लिए मांगी गई। मैं जानता था कि जिंदगी की दौड़ अब भी नाजुक है, लेकिन इसका मतलब अब सिर्फ सांस लेना नहीं था, किसी के लिए जीने का सबब बनना भी था। एक दिन मैंने फाउंडेशन के गेट पर एक तख्ती लगवाई, जिस पर लिखवाया, ये जगह उनके लिए है जिन्हें दुनिया ने मुस्तरद कर दिया, मगर अल्लाह ने कबूल किया। और यही मेरे सफर की असल कीमत थी। नेकी जिसका बदला नेकी, और दुआ जिसने मुझे मरने नहीं दिया। एक नेकी किसी की जिंदगी बदल सकती है, और वही नेकी कभी न कभी लौटकर तुम्हें बचा सकती है। गुनाह जितना भी बड़ा हो, सच्ची तौबा और खलूस नीयत से नई जिंदगी मुमकिन है।